जय हिंद दोस्तों, नेचर आइस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ते हैं डीपीएसपी का दूसरा भाग, अर्थात डीपीएसपी में जो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो जो कथन इनके बारे में कहे गए थे विद्वानों के द्वारा, कुछ आलोचनात्मक कथन कहे थे दोस्तों और कुछ सकारात्मक कथन कहे गए थे, तो उन्हीं कथनों को हम लोग देख चुके हैं। तो और साथ में कुछ उपबंध भी देखे थे हम लोगों ने और विभिन्न विचारधाराएं भी देखी थी इसके बारे में। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। जैसे कुछ उपबंध के रूप में हमने 36वां, 37वां और 38वां दोस्तों पढ़ लिया था। तो 36वें आर्टिकल में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई, अर्थात राज्य किसे कहा जाएगा ये बात की गई थी आर्टिकल नंबर 36 में दोस्तों, कि भाई राज्य क्या है। अर्थात जो अनुच्छेद नंबर 12 में दिया गया है वही इसके अनुसार पे भी राज्य माना जाएगा दोस्तों। और आर्टिकल नंबर 37 में क्या कहा गया था, तो आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद नंबर 37 में कहा गया था कि राज्य को विधि बनाने का कर्तव्य है राज्य का, लेकिन उसके लिए डीपीएसपी को भी ध्यान देगा, अर्थात डीपीएसपी को लागू करने का प्रयास करेगा दोस्तों। और साथ में इसमें क्या कहा गया था, ये गैर न्यायोचित है। तो ये 37वां आर्टिकल याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। और 38वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा गया था कि राज्य क्या करेगा, राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए इसके लिए क्या करेगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के आधार पर सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का सुनिश्चित करेगा दोस्तों। तो ये 38 तक है। अब हम लोग पर चलते हैं 39वां आर्टिकल है जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे संबंधित क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 39 दोस्तों, तो इसके 39 के कुछ अधिकारों के संरक्षण की बात की गई है। कौन कौन से सिद्धांतों के संरक्षण की बात की गई ये देखते हैं। तो टोटल 6 सिद्धांतों के संरक्षण की बात है। जैसे पहला है जीविका पाने के, जो जीविका पाने का अधिकार है, जीविका प्राप्ति का अधिकार, जीविका प्राप्ति का अधिकार, इसका राज्य क्या करेगा, संरक्षण करेगा दोस्तों, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, तो भौतिक संसाधनों, किसका, भौतिक संसाधनों का समान वितरण, भौतिक संसाधनों का समान वितरण कौन करेगा, राज्य करेगा। ऐसा नहीं कि किसी के पास ज़्यादा हो और किसी के पास कम हो दोस्तों। और इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है कि आर्थिक संकेंद्रण को राज्य रोकेगा, किसको, आर्थिक संकेंद्रण। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि धन और जो उत्पादन के साधन है, धन व उत्पादन के साधनों पर किसी एक परिवार विशेष या किसी एक व्यक्ति का वो नहीं होगा अधिकार, सभी पर होगा, धन व उत्पादन के साधनों पर, ठीक है, साधनों से, ठीक है। तो इसका क्या, आर्थिक संकेंद्रण को रोकने का प्रयास, को रोकने का प्रयास करेगा राज्य, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगला कौन सा है, चौथा है। तो चौथे में क्या कहा गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है इसलिए मैं इसको अलग उससे लिखे दे रहा हूँ। स्त्री पुरुष को, स्त्री और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है दोस्तों, समान कार्य के लिए समान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। इसके बाद 5वां इसका क्या कहता है, तो 5वां कह रहा है जो कर्मकार हैं यहाँ के, कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति एवं, कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति एवं बालकों के बलात् श्रम से संरक्षण, बलात् श्रम से संरक्षण का प्रयास करेगा कौन, राज्य, ठीक है दोस्तों, संरक्षण का प्रयास करेगा। अगला 6वां इसका क्या कहता है, ठीक है दोस्तों, तो 6वां भी ध्यान देना है। तो 6वां कह रहा है कि बालकों के स्वास्थ्य विकास के अवसर, स्वास्थ्य विकास के अवसर पैदा करेगा, अवसर उत्पन्न करेगा कौन, राज्य, ठीक है दोस्तों। तो क्या कह रहा है, बालकों के स्वास्थ्य विकास का अवसर उत्पन्न करेगा कौन, राज्य। ये दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया है, कौन सा, बालकों के स्वास्थ्य विकास वाला। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कौन सा है, चौथा बहुत पूछा जाता है, भौतिक संसाधनों वाला बहुत पूछा जाता है, और आर्थिक संकेंद्रण वाला। तो ये दोस्तों याद रखना, 39 के ही 6 सिद्धांत हैं, ये केवल 39 से आर्टिकल। अगला है 39A। तो 39A में दोस्तों क्या कहा गया है हम लोगों को अब ये देखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 39A में क्या बात की गई है भाई, 39A जो है
मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? तो ये 76 में जोड़ा गया है, 1976। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया है? 1976 में। कौन सा? 39 का ए। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या कहा गया 39 के ए में कि समान न्याय, इसमें समान न्याय की बात की गई दोस्तों। ठीक है, समान न्याय एवं गरीबों को, इम्पोर्टेंट बहुत पूछा जाता है, एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक सहायता। तो दोस्तों ये बात किस में की गई? आर्टिकल 39 के ए में की गई। समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, कई बार पूछा गया है कि गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता क्या होते हैं कि गरीब, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके खिलाफ अपराध शोषण होता है लेकिन कानूनी कार्रवाई नहीं करवा पाते हैं, तो उनके लिए बात कर रहा है कि भाई कुछ वकील भी कर सकते हैं, अर्थात सरकारी वकील उपलब्ध कराने की बात है। जैसे इसके लिए एक नालसा बना है। क्या बना है दोस्तों? नालसा। ये 1987 में आया था, मैं बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो नालसा जो है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, तो ये इसी के लिए बनाया गया है। अगला आर्टिकल कौन सा है? तो 39 हो गया है और 39 ए हो गया है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल नंबर 40 की तरफ। तो अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 40वां, इसमें क्या कहा गया है कि राज्य कुछ ऐसे दोस्तों, क्या कि राज्य पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, पंचायतों के गठन का प्रयास किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। तो पंचायतों के गठन का प्रयास कौन करेगा? राज्य करेगा दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। और साथ में इन्हें 100 सरकार की इकाई, अर्थात 100 सरकार बनाने के लिए, क्यों? क्योंकि इनके कुछ भाई कर वसूलने का अधिकार और कुछ अन्य अधिकार दिए जाएं यदि, तो ये 100 सरकार की इकाई बन सकते हैं, क्योंकि भारत जो है गांव में बसता है, ये आप लोग सब जानते हैं। तो इसी प्रकार से गांवों को मजबूत करने की बात की गई है, ग्राम पंचायतों की मजबूत के लिए है ग्राम पंचायतों का गठन। इसी के लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ है और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1992 में दोस्तों। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 73वां 74वां 92 में अधिनियम आया था, 93 में लागू हुआ था दोस्तों। तो ये इसी के लिए पंचायतों के गठन के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके लिए अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं, तो अनुसूचियों को थोड़ा सा बाद में देखेंगे। ठीक, तो अगला हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? तो अगला है आर्टिकल नंबर 41, अर्थात अनुच्छेद नंबर 41। तो 41 में क्या कहा गया है? लोक सहायता पाने की बात की गई। लोक सहायता प्राप्ति का है, लोक सहायता का अधिकार संरक्षण की बात, लोक सहायता के अधिकार का संरक्षण। अब लोक सहायता किस टाइप की? ठीक है, तो लोक सहायता का मतलब सरकारी सहायता दोस्तों। तो कौन कौन से काम पाने का, ये याद रखिएगा, काम पाने का, शिक्षा पाने का दोस्तों, शिक्षा पाने का। अगला क्या है? बुढ़ापा, बेकारी, बीमारी और निरशक्तता। क्या कह रहा है कि भाई लोक सहायता, किस चीज़ में लोक सहायता? तो काम पाना, किसी को काम प्राप्त करना है तो उसके लिए राज्य क्या करेगा? सहायता करेगा। और साथ में शिक्षा पाने के लिए भाई राज्य ऐसा भी तो प्रयास करेगा कि लोगों को शिक्षा मिल सके, तो लोगों को शिक्षा देने का अर्थात विशेष प्रकार की भर्तियाँ निकाली जाएंगी दोस्तों। बुढ़ापा की दशा में, अर्थात कुछ बूढ़े हो गए, वो किसी के लायक नहीं है, तो उनके लिए क्या कुछ अधिकार नहीं है उनका, या उनको कोई आर्थिक सहायता नहीं होगी? तो बिल्कुल होगी। जैसे वृद्धावस्था पेंशन दे दी जाती है, क्या दी जाती है? तो वृद्धावस्था पेंशन वगैरह इसी के तहत दिया जाता है दोस्तों, वृद्धावस्था पेंशन। ठीक है दोस्तों, जैसे बेकारी के में रोजगार भत्ता दिया जाता है। क्या दिया जाता है दोस्तों? मतलब बेकारी का मतलब बेकार बैठे हो, जैसे बेकार बैठे रहते हैं बेरोजगार। ठीक है दोस्तों, तो बेकार रोजगार भत्ता किस आर्टिकल के तहत? तो 41 के आर्टिकल बेकारी वाला है। बीमारी की दशा में बीमारी के लिए कुछ सहायता दे दी जाती है। निरुशक्तता के लिए उनके पास मतलब किसी लायक सक्षम नहीं है तो भाई सक्षम बनाओ उनको, अर्थात कौशल देने की बात की गई है। ठीक है दोस्तों,
तो स्किल इंडिया जो चल रहा है वो इसी प्रकार से है, अर्थात इनको सशक्त बनाना है, निरुशक्त नहीं रहने का प्रयास है, सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये चीज़ें राज्य ऐसी सहायता करेगा जिससे ये लोग सहायता प्राप्त कर सके, काम पान मिल सके, शिक्षा मिल सके, बुढ़ापा, बेकारी, बीमारी, निरुशक्ता की दशा में इनको सहायता मिल सके। दोस्तों ये आर्टिकल नंबर कौन सा था? 41 से इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है दोस्तों। अगला हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 42वां, ये भी बहुत पूछा जाता है दोस्तों। तो अनुच्छेद 42 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि कर्मकारों के लिए, किसके लिए? कर्मकारों के लिए। कर्मकारों का मतलब यहाँ पे कर्मचारियों से है, वो सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं या कोई भी कर्मचारी दोस्तों। तो कर्मकारों के लिए मनोवांछित दशाएं, मानवोचित दशाएं, इसका मतलब मैं अभी दोस्तों समझा रहा हूं, एवं महिलाओं को प्रसूति सहायता प्राप्ति का अधिकार, सहायता का प्रयास करेगा कौन? राज्य। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है भाई, जो भी कर्मचारी है उनको कोई भी काम कर रहा है तो काम करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप किसी भी स्थिति में उसको छोड़ दिया जाए वो काम करो, लेकिन उसके लिए प्रॉपर एक जगह होनी चाहिए, प्रॉपर जैसे ऑफिस होता है सरकारी कर्मचारियों के लिए, उसमें पंखा होता है, बैठने के लिए चेयर होती है, टेबल होती है। तो वही मानवोचित दशाओं की बात कर रहा है कि मतलब ऐसी दशाएं उत्पन्न करिए जिससे वो काम कर सके, अर्थात देश के विकास में भागीदार बन सके। ऐसा नहीं कि उसी संघर्ष में जीता रहे, वो काम ही ना करे। तो ये उन्हीं की बात कह रहा है, अर्थात मानवोचित दशाएं ऐसे उत्पन्न करिए जिससे व्यक्ति काम कर सके। और साथ में क्या है? महिलाओं के प्रसूति सहायता। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों, जैसे गर्भवती महिलाओं की बात हो रही है, गर्भवती महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए है कि गर्भवती महिलाओं को कुछ सहायता देने की बात करेगा, अर्थात बच्चा पैदा करते समय। तो जैसे आशा वगैरह की, वो आशा की नियुक्ति की गई है। ठीक है दोस्तों, आशा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इनको निःशुल्क रूप से क्या हो सकते हैं? प्रसव कराया जा सकता है, प्रजनन बच्चे का प्रसव हो सकता है। तो ये चीज़ इसमें किसमें की गई? आर्टिकल नंबर 42 में। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है दोस्तों ये। ठीक है, अगला कौन सा हम लोग पढ़ेंगे? तो अनुच्छेद नंबर 43वां पढ़ेंगे। कौन सा दोस्तों पढ़ेंगे? तो अनुच्छेद नंबर 43। इसमें कर्मकारों को, अर्थात वही जो लोग हैं काम करते हैं, कर्मकारों को जीवन निर्वाह मजदूरी, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी देने का प्रयास, प्राप्ति का अधिकार या देने का प्रयास कौन करेगा? राज्य। तो जैसे इसके लिए क्या किया गया? मनरेगा चलाया गया दोस्तों। क्यों? मनरेगा के तहत वो लोग रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, रोजगार के तहत मजदूरी मिल जाएगी, न्यूनतम मजदूरी उसमें भी फिक्स होता है। तो मनरेगा इसी के अंतर्गत दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हो जाता है कि मनरेगा किसके अंतर्गत है? तो आर्टिकल नंबर 43, ये याद रखना दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। अनुच्छेद नंबर हम लोग कौन से पढ़ते हैं अगले? 43 का ए। अभी 43 हो गया और 43 ए देखते हैं। तो 43 जो ए दिया गया है दोस्तों, ये बाद में जोड़ा गया है, ये भी 1976 में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन हुआ है उसके तहत ये जोड़ा गया। तो इसमें क्या किया गया है कि भाई जो कर्मचारी हैं, कर्मकार या कर्मचारी या श्रमिक, कर्मकारों को की उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी। इसका मतलब दोस्तों समझिए क्या है। ठीक है, उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी क्या कह रहा है कि जो भी श्रमिक होते हैं, कर्मकार होते हैं, यदि ये उद्योग में भागीदारी नहीं निभाएंगे तो उद्योग विकास डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, उनके पास विश्वास नहीं होगा दोस्तों। तो जो भी बोर्ड वगैरह बनाए जाते हैं, ये जो भी प्रबंधन देखते हैं, जैसे बोर्ड हो गया, समिति हो गया या आयोग वगैरह जो भी बनते हैं इनके, तो उसमें इनकी भागीदारी होनी चाहिए, अर्थात श्रमिक उस बोर्ड में शामिल होना चाहिए। कुछ ना कोई जो भी बोर्ड होगा कंपनी का या कुछ बनेगा तो उसमें कौन होंगे? श्रमिक होंगे। इसमें किसकी नियुक्ति की जाए? श्रमिकों की।
कुछ ना कुछ श्रमिक शामिल हों बोर्ड में। ठीक है दोस्तों, तो वही बात कह रहा है, उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी। याद कैसे रखेंगे, 43 के बाद ए ऐड कर दिया, तो ऐड मतलब ऐड करने का अर्थात जोड़ने का, किसकी, भागीदारी करने का। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये 43A हो गया। अगला इम्पॉर्टेंट है, तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग जो देख रहे थे ये सारे ये आर्टिकल जो हम ये था, ये किसका था, गांधीवादी विचारधारा का। जैसे 40, 42 ये गांधीवादी विचारधारा के हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैं बता चुका हूँ। इसके पहले जो हम लोग 37, 38 से 39, 30 और 41 इस टाइप से ये देख रहे थे, ये किसके थे, समाजवादी अर्थात मार्क्सवादी विचारधारा के थे, और ये गांधीवादी विचारधारा के चल रहे हैं। अब हम लोग उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत जो आते हैं, जैसे अनुच्छेद नंबर, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, अनुच्छेद नंबर 44। तो अनुच्छेद 44वां क्या कहता है, समान नागरिक संहिता की बात कर रहा है दोस्तों। किसकी बात कर रहा है, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, इसका मतलब मैं दोस्तों अभी बता रहा हूं, संहिता इसका मतलब क्या है, तो समान मतलब इक्वल, और सिविल और कोड। ठीक है, तो जो समान नागरिक संहिता की बात इसमें की गई है, इसमें क्या कह रहा है कि जो भी अपने देश में नागरिक रहते हैं, और ये किसके लिए है, संपूर्ण भारत के लिए है दोस्तों। इसके लिए संपूर्ण भारत, ऐसा नहीं कि किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए, तो संपूर्ण भारत में है। समान नागरिक संहिता एक लाई जाए, एक ऐसा कानून लाया जाए जिसके आधार पर सभी नागरिकों के जो प्रथाएं हैं या जो विवाह पद्धतियां हैं उनको एक ही पद्धति में ढाल दिया जाए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि एक देश है, क्योंकि भाई अपने देश जो है विविधता में एकता की बात करता है, तो विविधता तो है अपने देश में, लेकिन उसमें भी एकता की बात बनाने की कोशिश करता है। तो एकता कैसे होगी, यही तो है एकता। ठीक है, तो जो अलग अलग, जैसे मुस्लिम समुदाय के लिए अलग बोर्ड हो गया, हिंदुओं के लिए अलग, सिखों के लिए आनंद मेरिट अलग है, तो कहने का मतलब सबका अलग अलग पद्धतियां हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही पद्धति होनी चाहिए। और उस समय जब नया नया संविधान बना था तो एक थोड़ा नहीं हो पा रहे थे जल्दी, तो कुछ प्रयास किए थे, लेकिन पूर्णतः नहीं। तो ये भविष्य के लिए छोड़ दिया था संविधान निर्माताओं ने। तो संविधान निर्माताओं ने ये भविष्य के लिए छोड़ा है, कौन सा, समान नागरिक संहिता, इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं दिया है। तो अब सॉल्यूशन की बात करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सब लोग सहिष्णुता बनी रहे, मतलब सब लोग एक साथ बने रहे दोस्तों। ठीक है, एकता अखंडता बनी रहे अपने देश की, इसलिए सिविल नागरिक संहिता की बात की जाती है, जो इम्पोर्टेंट है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूसीसी। ठीक, तो ये है 44। देखो 4 समान। ठीक, ऐसे आते हैं, समान मतलब समान नागरिक संहिता। ठीक, अगला हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, अनुच्छेद नंबर 45, जो इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद नंबर 45। भाई अनुच्छेद 45 में क्या दिया गया है, तो इसमें कहा गया है कि जो भी बालक हैं, अर्थात बालपन पूर्व देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एवं अनिवार्य क्या शिक्षा। ठीक है दोस्तों, तो ये स्पष्ट रूप से देखो क्या कह रहा है, बालकपन पूर्व, अर्थात जो बालक होते हैं, जो अर्थात छोटे छोटे बालक होते हैं, जैसे महिलाएं होती हैं, तो महिलाएं यदि कोई कर्मचारी हैं तो उनको कुछ छूट दे दी जाती है, कुछ हफ्ते की छुट्टी दे दी जाती है नौकरी से। क्यों, क्योंकि भाई बालकों का क्या करना है, संरक्षण देखभाल करना है, ताकि उनका बालपन बना रहे। ठीक है दोस्तों, तो वही बालपन के देखभाल के लिए है, तो उनके लिए कुछ छूट सरकारी उसमें छुट्टियां दी गई हैं, महिलाओं के लिए विशेषकर, और पुरुषों की भी बात की जाती है। और अगला जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही है कि 6 वर्ष की आयु तक, कितनी वर्ष के, 6 वर्ष की दोस्तों, ये 6 वर्ष है। अब पहले जो दिया गया था ये 14 वर्ष तक था, कितने था, तो 14 वर्ष तक था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन, कब, 86 नंबर का 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये जो वर्ष उम्र है ये कितनी कर दी, केवल 6 वर्ष तक, कितनी कर दी, 6 वर्ष तक ही कर दिया, 6 वर्ष तक। पहले कितनी थी ये दोस्तों, तो 14 वर्ष तक थी, अब लेकिन कितनी है, 6 वर्ष तक है। अर्थात कह सकते हैं कि 6 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का राज्य प्रयास करेगा।
और इसमें क्या था पहले मूल संविधान में, जो मूल वो था 14 वर्ष तक के लिए। ठीक है दोस्तों, और ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 45वां हो गया। अगला हम लोग कौन से देखते हैं, तो 46वां देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है ये भी। तो 46वां क्या कहता है आर्टिकल, तो 46वां हमारे सामने है, और ये कहता है 46वां कि जो SC और ST हैं, कौन है, SC हैं और ST हैं, मतलब शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट। ठीक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं कमजोर वर्ग, इसमें पिछड़ा वर्ग भी आ जाएगा दोस्तों, जो आर्थिक रूप से है। कमजोर वर्ग को कैसी सहायता, शैक्षणिक एवं आर्थिक सहायता, शैक्षणिक एवं आर्थिक सहायता। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है देखिए, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एवं कमजोर वर्ग को शैक्षणिक और आर्थिक सहायता देने की राज्य क्या करेगा, प्रयास करेगा। इसके लिए देखो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण की बात की गई है, EWS की बात। ठीक है दोस्तों, तो EWS का मतलब क्या होगा भाई, ठीक है, 103वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों। किसके द्वारा, 103वां संविधान संशोधन। ठीक है, ठीक, ये 2019 में। ठीक है, तो ये है EWS 10% आरक्षण। ठीक, ऐसे ही कमजोर वर्ग के लिए जैसे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग बना है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, इसको संवैधानिकता का दर्जा दिया गया। काहे का दर्जा दे दिया गया है, तो संवैधानिकता का दर्जा, अर्थात ये अब संविधान के अनुसार हो गया। संवैधानिकता मतलब इस कह सकते हैं संवैधानिक अधिकार, वो हो गया, आयोग बन चुका है। ये कौन से, ये 102वां संविधान संशोधन हुआ है 2018 में। ठीक है दोस्तों, तो ये राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण 103वें संविधान संशोधन 2019 में किया गया है। तो ये चीज़ें ऐसे की गई, 46 के लिए ही है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला क्या कह रहा है, तो अगला है 47वां आर्टिकल। कौन सा है, तो 47वां। भाई 47 में क्या बात की गई है, तो 47 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो पोषाहार है, पोषाहार का स्तर, जीवन का स्तर और स्वास्थ्य का स्तर, जन स्वास्थ्य, ठीक है, इसकी वृद्धि की बात की गई है। स्तर ऊंचा करने की बात, स्तर को ऊंचा करना है, में सुधार का प्रयास। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पोषाहार का स्तर बढ़ाना, जीवन का स्तर बढ़ाना और स्वास्थ्य का स्तर, इसी के तहत क्या कहा जाता है कि मदिरा हो गया, जैसे ड्रग्स हो गया, या नशीली दवाएं हो गई, कोई बहुत सारी होती हैं ड्रग्स वगैरह, नशीली दवाएं वगैरह, तो इनका जो उपयोग है दोस्तों केवल और केवल किस में किया जा सकता है, दवाओं में किया जा सकता है। अर्थात दवा को छोड़कर नहीं किया जाए, छोड़कर उपयोग नहीं। ये इसी के तहत ये क्वेश्चन पूछा गया, कई बार मदिरा के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 47वां है, और ड्रग्स और मदिरा के लिए रोकने का प्रयास जो करता है, क्योंकि जन स्वास्थ्य के लिए क्या है, ये हानिकारक है। ठीक है, तो इसलिए ये रोकने की बात की गई दोस्तों, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अगला आर्टिकल कौन सा है, तो अगला है 48वां। कौन सा है दोस्तों, 48 अर्थात 48। ये क्या कह रहा है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, अर्थात राज्य क्या करेगा, इनके जो कृषि एवं पशुपालन का संगठन है, वे किससे, वैज्ञानिक विधि से। ठीक है दोस्तों, वैज्ञानिक विधि से। भाई कृषि के लिए जो नस्लों की ज़रूरत होती है, बैल वगैरह की, या कृषि के लिए जो नई नई कृषियाँ हैं उनके प्रयास करेगा। पशुपालन का संगठन अर्थात पशुओं को पालने का प्रयास करेगा। अर्थात इसी के तहत कह सकते हैं कि बलि को, जो गाय की बकरी की बलि दी जाती है, तो अर्थात दुधारू जो पशु हैं, दुधारू पशुओं या अच्छे नस्ल के पशु हैं, दुधारू पशुओं की बलि पर रोक। क्या कह रहा है, दुधारू पशु हो गए, जैसे गाय हो गया,
बछड़ा हो गया, जो भी इस टाइप से जितने हैं इनको भाई ना काटने के अर्थात बलि ना देने का रोकने का प्रयास करेगा दुधारू पशुओं के बारे में। तो ये आर्टिकल नंबर 48 कहा गया, पूछा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल गाय का चर्चा ज़्यादा चल रहा है तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये कौन सा है 48। अगला कौन सा हम लोग पढ़ेंगे तो 48A, ठीक है दोस्तों। 48 का ये 42वां ये भी जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। 48 का इसमें क्या किया गया है कि राज्य जो है, राज्य क्या करेगा तो पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण एवं वन और वन्य जीव का संरक्षण। ये दोस्तों मूल संविधान में देखिए नहीं था, बाद में जोड़ा गया है और ये 42 में 76 संविधान संशोधन 42 में 76 में जोड़ा गया है। क्या कह रहा है पर्यावरण का संरक्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण की बात किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 48A, ठीक है दोस्तों। तो पर्यावरण का संरक्षण के लिए देखो आप लोग जानते हैं 86 जो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया, वो देखिए इसके 76 के बाद है, ठीक है। ऐसे ही वन के संरक्षण के 1980 में, वन्य जीव के संरक्षण के 1972 में बात की गई थी, ठीक है। तो ऐसे ही इनके लिए अधिनियम बनाया गया इनको, ताकि इनका संरक्षण किया जा सके। तो ये किसमें 48A अर्थात का में दिया गया है दोस्तों। अगला जो आर्टिकल है जो पूछा जाता है कई बार, याद रखिएगा। अगला हम लोगों के सामने जो आर्टिकल है कौन सा है 49 अनुच्छेद नंबर 49। कौन सा है तो अनुच्छेद 49 क्या कहता है तो अनुच्छेद जो स्मारक हैं, क्या है स्मारक हैं, जैसे शहीद स्मारक कहीं इस टाइप से स्मारक नहीं बना जाते हैं, स्मारक हो गया, ऐतिहासिक इमारतें हो गई जैसे लाल किला वगैरह या ताजमहल, ऐतिहासिक इमारतें तथा वस्तुओं, ऐतिहासिक इमारतों स्मारकों, ऐतिहासिक इमारतों, ठीक है, तथा वस्तुओं के संरक्षण का प्रयास, जो किसके हैं राष्ट्रीय स्तर पर उपयोगी हैं उनके संरक्षण का प्रयास। तो देखिए लाल किला इन सबका जो संरक्षण किया जाता है इस आर्टिकल तहत 49 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद नंबर 50 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ये है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। क्या है दोस्तों कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि भाई कार्यपालिका जो है और न्यायपालिका ये क्या होते हैं टकरा जाते हैं, 3 अंग हैं उसके, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो कई बार क्या होते हैं इनके अधिकार एक दूसरे के जो होते हैं कोलैप्स होने लगते हैं, तो एक दूसरे टकराने लगते हैं। तो स्पष्ट रूप से बता दिया गया है आर्टिकल नंबर 50 में, जो कहा गया है कि कार्यपालिका के अलग काम है, न्यायपालिका के अलग काम है, दोनों एक दूसरे से पृथक हैं, इसलिए दोनों के टकराहट नहीं की कोई गुंजाइश भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए कभी टकराहट नहीं होती हैं, दोनों एक दूसरे के अलग अलग अंग हैं, स्वतंत्र अंग हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखना, पूछा जाता है। याद कैसे रखेंगे तो कार्यपालिका एक शब्द हो गया और न्यायपालिका दूसरा हो गया, तो दोनों को 50-50 अधिकार दे दिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो 50, ठीक है। आर्टिकल नंबर 50 मतलब दोनों को बराबर अधिकार दे दिए, 50-50, ठीक, ऐसे याद रख सकते हैं। तो अनुच्छेद नंबर अगला जो है वो इम्पोर्टेंट है और लास्ट है, ये है। इसमें क्या क्या आ गया है दोस्तों तो आर्टिकल नंबर 51 में कहा गया कि राज्य क्या करेगा अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करेगा, बनाए रखने का प्रयास करेगा। कौन राज्य प्रयास करेगा। और साथ में जो कूटनीति है दूसरों से संबंध, विदेशी संबंध जो सम्मानपूर्वक अपनाएगा, रखेगा। और साथ में क्या कह रहा है विदेशी संबंध को सम्मानपूर्वक रखेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाने का प्रयास करेगा, इसी में विदेशी संबंध सम्मानपूर्वक रखने का प्रयास किएगा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ही मानेगा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों
को मानेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय चीनी नहीं मानते हैं, तो ऐसा नहीं है, भारत सरकार मानती है अंतर्राष्ट्रीय कानून को। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के प्रयास के लिए कौन सा है 51। ठीक है, अब 51 मतलब चलते हैं। तो ये आर्टिकल हम लोगों को याद रखने हैं। कुछ आर्टिकल दोस्तों 3 आर्टिकल और हैं जो इससे अलग हैं, वो इसमें तो नहीं रखा गया है, लेकिन मूल DPSP अर्थात राज्य की नीति निर्देशकता तो उनको कहा जा सकता है। जैसे अनुच्छेद नंबर 16 भाग है जो, उसका अनुच्छेद नंबर कौन सा है 335। कौन सा है 335। ये दोस्तों कहता है कि ST जो दावे करते हैं अर्थात आरक्षण की बात करते हैं, भाई इनको SC को आरक्षण तो दिया जा सकता है, लेकिन इतना आरक्षण ना दे दो कि जिससे हमारे देश का ही विकास ना हो, के दावों को प्रशासन की दक्षता बनाए रखने तक, दक्षता बनाने रखने तक मानेगा एक प्रकार का। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, राज्य जो है इनके दावों को मानेगा अर्थात कुछ आरक्षण देगा, लेकिन इतना भी आरक्षण नहीं देगा जिससे प्रशासन की दक्षता ही चली जाए अर्थात देश का विकास ही ना हो, देश गड्ढे में चला जाए। ठीक है, तो आरक्षण दीजिए अर्थात ये कह सकते हैं आरक्षण के तोड़ है। ठीक है, आरक्षण का जो क्या है उसको वो करता है, आलोचना है ये। ठीक, जो आरक्षण है उसके तहत ये रोकने का प्रयास है आरक्षण को। ठीक, तो ये है आर्टिकल नंबर 335। ऐसे ही अनुच्छेद नंबर एक और है जो क्या कहता है 350 का। ठीक है, तो 350 में क्या कहा गया है कि जो राज्य है ये क्या करेगा, जो मातृभाषा में जो लोग हैं अर्थात मातृभाषी अल्पसंख्यक के लोग मातृभाषा में शिक्षा की बात करता है, मैं शिक्षा की व्यवस्था करेगा कौन, राज्य। ठीक है दोस्तों, भाई मातृभाषा में शिक्षा ऐसा थोड़ी ना कि मातृभाषा में पता चला स्कूल ही ना हो, टीचर ही ना हो, तो कहाँ से मातृभाषा में शिक्षा मिल जाएगी बच्चों को। ठीक है, तो राज्य ऐसे उपबंध करेगा जिससे बच्चों को किस में मिल सके, मातृभाषा में शिक्षा मिल सके दोस्तों। तो राज्य ऐसे उपबंध करेगा, ऐसे कॉलेज स्कूल टीचर वगैरह उपलब्ध कराएगा जिससे बच्चों को किस सके मातृभाषा में, क्योंकि मातृभाषा में ही वास्तव में विकास बच्चों का होता है दोस्तों। और एक और अनुच्छेद बचता है, वो है अनुच्छेद नंबर 350 का, 350 नहीं 351 सॉरी। ठीक है, इसमें क्या है कि राज्य जो है हिंदी भाषा का प्रचार करेगा, हिंदी भाषा का प्रसार करेगा। क्यों? क्योंकि भाई जो अपनी संस्कृति है इसको समन्वित संस्कृति बनाया जा सके, अर्थात ये जो संस्कृति हिंदी भाषा से जुड़ी हुई है इसको बढ़ाया जा सके, तो हिंदी भाषा का प्रसार करेगा कौन, राज्य। ये आर्टिकल 350 है, ये दोनों भाग नंबर 17 में है, मैं आगे पढ़ाऊँगा। और ये कौन सा भाग 16, कौन सा भाग का है, ये 16 का है, तो ये देखेंगे हम लोग। तो ये चीज़ें हैं, तो ये भी एक प्रकार का DPSP कह सकते हैं राज्य के लिए निर्देश दे रहे हैं दोस्तों। तो ये 3 थोड़ा अलग आर्टिकल थोड़ा सा जो पूछे जाते हैं। तो अब हम लोगों ने देखा है ये चीज़ें, अर्थात ये सारे उपबंध देख चुके हैं DPSP के। अब जो 3-4 वाद हैं इससे जुड़े हुए, DPSP से जुड़े हुए 3-4 वाद हैं जो थोड़ा देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट पूछ लेता है। तो DPSP के वाद, ठीक, जैसे पहला जो वाद है चंपाकम दोराई-राजन का वाद है। कौन सा है, चंपाकम दोराई-राजन, चंपाकम दोराई-राजन, ये 1951 में आया था दोस्तों। कब आया था, 1951 में। इसमें क्या कहा गया था, इसमें तो कह दिया गया कि भैया DPSP जो हैं मूल अधिकारों पर हावी होते हैं, DPSP मूल अधिकारों पर प्रभावी हैं। DPSP मूल अधिकारों पर क्या है दोस्तों, तो प्रभावी है। सॉरी दोस्तों, मूल अधिकार प्रभावी है, मूल अधिकार क्या है, प्रभावी, मूल अधिकार प्रभावी है DPSP पर, DPSP पर। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है, तो अगला ये है कौन सा, ये हो गया कौन सा, चंपाकम दोराई-राजन। अगला दूसरा जो वाद है वो है गोलकनाथ का। कौन सा, गोलकनाथ, ये कब आया था, 1967 में आया था। इसके तहत 2 आर्टिकल लाए गए।
दो संशोधन किया गया, 24वां 1971 में संशोधन किया गया और 25वां भी किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 1 के द्वारा 31 गा जोड़ा गया, 31 गा जोड़ा गया। ठीक है, और इसमें कहा गया गोलकनाथ वाले वाद में इसमें कहा गया कि भाई ये 31 गा के द्वारा जो है कि जो हमारे जैसे 39 का का था, 39 का खा था, 39 के गा थे, तो इनके लिए जो अभी समान जो बात की गई है अर्थात कानूनों के मानने के लिए, तो जो इनको प्राप्त करना है यदि, तो वो क्या 14 और 19 जो आर्टिकल हैं ये क्या इसके तहत दोनों टकराएंगे। ठीक है, तो टकराने की दशा में कुछ की बात मानी जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि डीपीएसपी तो हैं, अर्थात डीपीएसपी को लागू तो किया जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या ये मूल अधिकार छोड़ दिए जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें बात क्या की गई गोलकनाथ में कि डीपीएसपी के लिए जो 39 का खा वगैरह हैं इनको प्राप्त करने के लिए है, और 14 है और 19 आर्टिकल वगैरह है जो, तो ये आर्टिकल मिलेंगे स्पष्ट रूप से, अर्थात एक दूसरे के उल्लंघन नहीं करेंगे, और अगर उल्लंघन करते भी हैं तो मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये बात की गई, दो एक प्रकार से गाँव में दो वो पार्ट जोड़े गए थे। तो इसके बाद अगला जो उसका होता है 42वां संविधान संशोधन हो जाता है, और 42वां संशोधन 1976 में होता है, और इसके पहले हालांकि एक केस आ जाता है केशवानंद वाला, तो उसकी बात कर रहा हूँ। और इसके तहत क्या 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 कहा गया कि पहला जो इसका पार्ट है वो असंवैधानिक है, और दूसरा पार्ट क्या है, ठीक है, ठीक, जो 31 गा के तहत जोड़ा गया है कि भाई ये क्या है, कह रहा है कि जो 39 गा या खा बनेगा इसके लिए कोई संशोधन हो गया तो वो न्यायालय के सामने चुनौती नहीं दे सकते हैं, वो कि गलत है। मूल अधिकार से संबंधित अगर हनन हो रहा है तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो उसके असंवैधानिक वो चुनौती नहीं दी जा सकने के लिए चुनौती है एक प्रकार है, तो 42वें के द्वारा वो पलट दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इसके पहले कौन सा हो गया, एक केशवानंद वाला वाद जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये 1973 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 1973 में। तो इसमें केशवानंद वाद में क्या कहा गया कि जो हम लोग बात कह रहे हैं किसके लिए, डीपीएसपी या मूल अधिकारों के लिए, तो मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, मूल अधिकारों में फंडामेंटल राइट्स में संशोधन हो सकता है उसका, क्योंकि ये न्यायिक समीक्षा जो क्या है, न्यायिक समीक्षा जो इसमें समीक्षा रोकने की बात की गई थी, ये मूल विशेषता है संविधान की, न्यायिक समीक्षा मूल विशेषता है संविधान की, इसलिए संविधान में उसमें एफआर में मूल अधिकारों में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि न्यायिक समीक्षा तो की ही जा सकती है, ये मूल विशेषता है, इसको नहीं रोका जा सकता। जो 31 गा के तहत रोकने का प्रयास कर रहे थे, तो इसके बाद 42 में संशोधन हो जाता है तो उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। तो ये हो गया केशवानंद वाला वाद। और एक और है, ये चौथा वाद है, ये है कौन सा, मिनर्वा मिल्स वाला, मिनर्वा मिल्स। ये कब आया था दोस्तों, तो 1980 में आया था, और इसमें ये कहा गया क्या कि जो डीपीएसपी हैं और एफआर हैं, डीपीएसपी एवं एफआर, इन दोनों में संतुलन की ज़रूरत है, में संतुलन होना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। ठीक है, डीपीएसपी एवं एफआर में संतुलन होना चाहिए, ये एक दूसरे के कैसे हैं, पूरक हैं, रथ के पहिए हैं, एक ही रथ के पहिए हैं, एक ही रथ के पहिए हैं, रथ के दो पहिए। क्यों, क्योंकि भाई हमें लक्ष्य भी प्राप्त करने हैं और अधिकार भी रखने हैं। ठीक है, तो इसलिए एक ही रथ के दो पहिए, इसमें दोनों में क्या होना चाहिए, पूरक होना चाहिए। तो निष्कर्षतः कह सकते हैं कि डीपीएसपी पर मूल अधिकार भले ही उच्चतर हो सकते हैं, लेकिन दोनों संतुलनकारी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, और ये कतई नहीं कहा जा सकता है कि डीपीएसपी और मूल अधिकार दोनों एक दूसरे को टकरा रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक का काम कर रहे हैं, दोनों जरूरी हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ निष्कर्ष रूप से निकल के आता है कोर्ट के सामने। ठीक है, तो ये याद रखना, तीसरा वाला भी मुकदमा याद रखना, नोट कर लीजिए, केशवानंद वाला, जिसमें कहा था संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो चंपक दोराई राजन, गोलकनाथ, केशवानंद, मिनर्वा मिल्स 51, 67, 73
और 80, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी ये DPSP हैं ये एक प्रकार से कह सकते हैं बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि विभिन्न विद्वानों ने इसको अलग अलग रूप से सिद्ध भी किया है। किसी ने मूलात्मा कहा तो किसी ने दर्शन कहा, किसी ने कुछ कहा, अर्थात निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि DPSP हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। DPSP का निष्कर्ष ये क्या क्या काम करते हैं, तो ये पूछ लेता है इस टाइप से, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ। ये संविधान के लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं, प्रस्तावना का विस्तार करते हैं, विपक्ष को सरकार पर नियंत्रण के लिए हथियार का काम, विपक्ष को सरकार पर नियंत्रण हेतु विचार देते हैं, आम नागरिकों के लिए राजनीतिक घोषणा पत्र इस प्रकार से कह सकते हैं दोस्तों कि DPSP बहुत जरूरी है। संविधान के लक्ष्यों को निर्धारित कर रहे हैं, ये प्रस्तावना का विस्तार कर रहे हैं, और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय वगैरह की राजनीतिक और लोक कल्याण की बात करते हैं, ठीक है। लोक कल्याण एवं नैतिक मूल्य की बात, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट रखें। लोक कल्याण एवं नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, संवैधानिक लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं, प्रस्तावना का विस्तार, विपक्ष को सरकार पर नियंत्रण हेतु विचार देते हैं, या कह सकते हैं सरकार की परीक्षा लेते हैं, ठीक है। और साथ में आम नागरिकों के लिए एक प्रकार का राजनीतिक घोषणा पत्र हो जाता है। तो दोस्तों ये DPSP कंप्लीट हो जाता है हम लोगों को 2 वीडियो में, देख लेना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और हर प्रकार के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हर प्रकार के एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आपको पूरी तरीके से और विश्वास के साथ पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। और इसके आप फैक्ट लगाइए, MCQ लगाइए, उसके आधार पर देखिए आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।